सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट जो कि मिक्स एमसीक्यू से रिलेटेड है, यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आपसे हम प्रोज का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, या आप चैनल की वीडियो सेक्शन पे जाकर के उसको वॉच आउट कर सकते हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एंड दिस वन इज द 76 नंबर क्वेश्चन। 1 to 75 question we have already discussed, and 76 question is captain's entry. The spectators club modesty is highlighted as. This is the question, and answer we have the here option B as a sign of gentle manliness. Okay, this is the answer of the question number 76. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैप्टन एंट्री जो स्पेक्टेटर क्लब के एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर है, उनकी मॉडेस्टी को जो हाईलाइट करते हुए क्या साइन है, दैट इज अ साइन ऑफ जेंटल मैनलीनेस। 77 वी हैव द सर रोजर्स सर्वेंट ट्रीट हिम विद। सर रोजर्स सर्वेंट ट्रीट हिम विद ऑप्शन बी डीप लॉयल्टी। किस तरीके से है उनका जो सर्वेंट है उनके साथ में, सर रोजर के साथ में, ये भी आपका स्पेक्टेटर क्लब से लिया गया है, that is with deep loyalty. 78 we have the climax of the essay. Lamb's dream children depends on what formal device. The climax की बात यहाँ पे हो रही है, जो ड्रीम चिल्ड्रन का जो क्लाइमेक्स है चार्ल्स लैम का ये essay है, वो किस फॉर्मल डिवाइस पे बेस्ड ऑन है? आंसर इज ऑप्शन ए, सडन रिविलेशन दैट सीन वाज अ ड्रीम। एक रिवेरी है, ड्रीम है, तो इस वजह से इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि सडन रिविलेशन जो फॉर्मल डिवाइस जो यूज किया है दैट इज अ ड्रीम विजन पोएम essay, sorry, that is a dream vision essay. 79 we have what kind of vision does Markandeya claims that the Commonwealth writers abroad has. कौन सा ये क्लेम कर रही है कॉमनवेल्थ राइटर्स के रिगार्डिंग अपने विजन, उनका जो एक विजन है, उनका क्लेम जो है कॉमनवेल्थ राइटर्स को लेकर के जो अब्रॉड में रहते हैं। कमला मार्कंडेय की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ विजन डज मार्कंडेय क्लेम द कॉमनवेल्थ राइटर्स अब्रॉड हैज, एंड द आंसर वी हैव ऑप्शन बी डबल विजन, परसीविंग टू साइड्स ऑफ एवरी पिक्चर। परसीविंग टू साइड्स, जैसे यहाँ पे इनके भी आप वर्क को देखोगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज द टू वर्जन्स। यू विल सी देयर इज अ टू पार्ट, द स्टोरी, two story going in a same novel, and that is the story of some one thing that is related to tradition, values and all these things, which is represented by Saroja, and the other story which is going on that is related to glamorous life and freedomful life, and also you can say ambitious life that was lived by the ललिता। ये दो लाइफ जो है, तो यहाँ पे डबल विजन, दोनों की चीजों के, किसी भी चीज के दोनों साइड्स को वो परसीव करते हैं एंड उसके ड्रॉबैक्स, प्रॉस कॉन्स उसको बताते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो कॉमनवेल्थ राइटर्स का जो एक क्लेम है, करते हैं, जो कॉमनवेल्थ राइटर्स जो इस तरीके से सोचते हैं, डबल विजन के साथ में सोचते हैं, वो कमला मार्कंडेय ने क्लेम किया हुआ है। तो ये परसीविंग टू साइड्स ऑफ एवरी पिक्चर। नंबर 80 विच सिस्टर लर्न्स फ्रॉम द सिटी एक्सपीरियंस एंड इमर्जेस मोर ग्राउंडेड। टू वर्जन्स की बात हो रही है इस नॉवेल में, दैट इज ऑप्शन बी सरोजा। क्योंकि ललिता जो है वो एम्बिशियस है, फ्रीडम उसको चाहिए, इंडिपेंडेंट गर्ल है, और वो क्या चाहती है, अपनी लाइफ को फुल जीना चाहती है, बट क्या सीखती है सरोजा उससे कि सिटी के एक्सपीरियंस से वो ये और सीखती है, और अपने आप को एक ग्राउंडेड गर्ल, एक सिंपलिसिटी के साथ रहने वाली गर्ल, या ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली रूरल गर्ल का जो एक पोर्ट्रेल है वो प्रेजेंट कर रही है सरोजा। तो इसमें अगर सिस्टर का नाम पूछा जा रहा है तो दैट इज सरोजा। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 80। 81 we have the title A Tight Corner refers to. This title refers to option B, an uncomfortable predicament. Option B is the correct answer of the question number 81. Tight Corner की बात हो रही है, ईवी लुकास का वो ये वर्क है, और ये टाइटल जो रेफर कर रहा है अनकंफर्टेबल प्रेडिकामेंट की बात हो रही है, जहाँ पे वो एक ऑक्शन में जाता है और जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसे घुस जाता है, उसको नहीं पता होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, और वहां पे उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे ही इज अ बिलियनियर। तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल प्रेडिकामेंट की बात हो रही है।
82 Bildungsroman focuses on what this thing is focuses on। और आप पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में इस तरीके के बिल्डिंग्स रोमन जो लिटरेचर लिखे गए हैं, वर्क लिखे गए हैं, वो आप देखोगे। तो ये क्या है, और इवन ऑल्सो यू विल सी दैट थिंग्स इन विक्टोरियन एरा। तो ये बिल्डिंग्स रोमन जो फोकस करता है, वो किस पे फोकस करता है? साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोटैगोनिस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 82। एंड अ कमिंग ऑफ एज नॉवेल, डेविड कॉपरफुल जेनर, ये है इंपॉर्टेंट नॉवेल्स जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। 83 वी हैव अ रोमन एक्लिफ इज अ नॉवेल वेयर दैट इज रियल पीपल अपीयर्स अंडर फिक्शनल नेम। रोमन एक्लेफ जो टर्म है वो क्या दिया जाता है? रियल पीपल के बारे में बात होती है और उनकी लाइफ को एक फिक्शनल कैरेक्टर जो होता है वो प्रेजेंट करता है। बट क्या होता है, उनका नेम जो होता है वो फिक्शनल होता है, बट पीपल जो होते हैं, जो आप कहते हो ना कि ये एक चीज ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड ऑन है, बस उसके नेम्स, कैरेक्टर के नेम्स जो है वो अलग हैं, बट वो जो लाइफ जी रहा है या जो एक्ट कर रहा है दैट इज द बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो दैट इज द थिंग रोमन एक्लेफ बिलोंग्स टू। ये नॉवेल होते हैं जहाँ पे रियल पीपल अंडर फिक्शनल वॉइसेज या नेम्स में वो रहते हैं। और क्या है कि किस वर्क को लिखने के लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर पॉलिटिकल एंड सेलिब्रिटी सटायर। ठीक है, किसी पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी सटायर को, जैसे आप देखोगे कोई जो वर्क लिखा गया है, कोई मूवी बन रही है, अगर वो ट्रू इवेंट पे बेस्ड ऑन है, किसी पॉलिटिकल इवेंट पे बेस्ड ऑन है, तो समटाइम्स उसके कैरेक्टर्स के नेम को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है सो दैट कि वो पर्सन हर्ट ना हो या उस कम्युनिटी के लोगों का सेंटिमेंट हर्ट ना हो, और वहां पे इवेंट तो वही दिखाया जाता है। तो 83 क्वेश्चन का ये आंसर रहा ऑप्शन बी। 84 व्हाट इज द नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इन द नॉवेल? इन द नॉवेल में जो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, व्हाट इज दैट? यू हैव टू गो फॉर द राइट आंसर एंड दैट इज द फर्स्ट पर्सन सरोजाज प्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके लिए टू वर्जन्स के लिए, इस नॉवेल की बात कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट में बात हो रही है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के को बताया जा रहा है, तो दैट इज द फर्स्ट पर्सन सरोजा के प्रोस्पेक्ट से ये बताया जा रहा है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू सरोजाज आइज गिविंग इंटीमेसी एंड मोरल रिफ्लेक्शन। 85 विच इमोशन डोमिनेट सरोजाज टोन एज अ नैरेटर? तो कब समटाइम्स क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि हु इज द नैरेटर ऑफ द टू वर्जिन्स नॉवेल बाय कमला मार्कंडेय? यू विल करेक्ट टिक ऑन सरोजाज नेम। तो ये है कि अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा डोमिनेट कर रहा है इमोशन एज ए उसके टोन को जब वो नरेट करती है स्टोरी को या जब बताती है। दैट इज द कंपैशनेट सैडनेस। ये है ऑप्शन सी, क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रही है? अपनी लाइफ और अपनी सिस्टर की लाइफ को बात करती है, जहाँ पे उसकी सिस्टर दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं किसी ट्रेडिशन में, या कहीं जो एक एक्सप्लॉयटेशन है या जो एक ग्लैमर है सिटी लाइफ का, उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं दोनों सिस्टर्स। तो ये जो टोन होता है उसका कंपैशनेट सैडनेस होता है। सी नीदर कंडेम्स नॉर ग्लोरीफाई हर सिस्टर बट एम्पैथाइजेस डीपली। ओके, ये बात यहाँ पे है। तो इससे आप समझ सकते हो कि 85 जो क्वेश्चन में टोन के बारे में बात हो रही है, तो वो सरोजा का टोन किस तरीके से होता है, क्योंकि वो उसकी बहन होती है तो वो उसको कंडेम भी नहीं कर सकती है और ना उसको ग्लोरीफाई कर सकती है कि व्हाट शी हैज chosen, what path she has chosen, that is the correct path, and not she condemned because she is her blood in relation. Number 86. In contrast to Nectarine Sieve, Two Virgins focuses on. Nectarine Sieve, this is also another novel of Kamala Markandeya, और टू वर्जिन्स के बारे में बात हो रही है कि कैसे टू वर्जिन का फोकस कहाँ पे होता है। दैट इज द ऑप्शन बी, सोशल मोबिलिटी एंड कल्चर करप्शन। ऑप्शन बी इज द While Nectarine Sieve treats poverty, Two Virgins explore moral decline. ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि नेक्टरिन सीव में जो आपका बात होती है वो पॉवर्टी के बारे में बात हो रही है, गरीबी के बारे में बात लिखा है कमला मार्कंडेय ने, और टू वर्जिन्स में सी हैज टॉक्ड अबाउट द मोरल डिक्लाइन। 87 Things Fall Apart is set in which country? You have to go for the right answer. Chinua Achebe's work. This is the novel, and this is the setting of this novel is based on the country, that is Nigeria. Option C is the answer. Igbo society जो साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में रहते हैं उनके बारे में बात हुई है इस नॉवेल में।
88. What does Lalita's return home signifies? This signifies the collapse of illusion and repentance. उसको क्या होता है? पछतावा होता है कि whatever I had thought, whatever I have dreamed, that was not true. This society is not was what I assumed. So there was a kind of repentance and the collapse of illusion. Option B is the answer of the question number 88. What does Lalita return home signify? Number 89. The purpose of creating the Spectator Club was to. What was the main motive या purpose जो था create करने का Spectator Club का? That is the provide diverse voices for moral essays. क्योंकि different जो intellectuals people हैं, जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स एंड वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो स्पेक्टेटर क्लब में आते हैं और उनके बारे में बात हो रही है इस जो ऐसे है। तो उसका मेन जो पर्पस है दैट इज दी कि अलग अलग लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो एक अपना ऑरा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट दे थिंक अबाउट सोसाइटी एंड एनी टॉपिक, तो उनका क्या चीज है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है स्पेक्टेटर क्लब में। तो इसीलिए है प्रोवाइड डाइवर्स वॉइसेस फॉर मोरालिटीज। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। 90 we have what does the film industry symbolize in Two Virgin? टू वर्जिन्स में फिल्म जो इंडस्ट्री है उसका क्या सिंबलाइज कर रहा है? आंसर आपको बताना है। आर्टिस्टिक फ्रीडम, मॉडर्निटीज करप्टिंग ग्लैमर, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन या है वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये है ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ऑप्शंस पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि टू वर्जिन्स नॉवेल आपने पढ़ी होगी तो आपको आंसर बहुत ही इजी समझ में आएगा। कोई भी नॉवेल जो भी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, उसका स्टोरी आप जानते हो, तो आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री जो सिंबलाइज कर रहा है वो मॉडर्निटीज करप्टिंग ग्लैमर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, या इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो ग्लैमर वर्ल्ड है दैट इज नॉट व्हाट वी थिंक, दैट इज समथिंग डिफरेंट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु कैन यूज यू और ऑल्सो हु कैन प्रमोट यू। तो ये चीजें हैं और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये कमला मार्कंडे का एक अपना विजन है। नंबर 91, द विच स्पेक्टेटर क्लब मेंबर रिप्रेजेंट्स द लैंडेड जेंट्री? लैंडेड जेंट्री को जो है कौन सा स्पेक्टेटर क्लब मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज ऑप्शन सी, सर रोजर डी कोवर्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट मेंबर है ये द स्पेक्टेटर क्लब के। 92 को देखते हैं। इन वन सेंटेंस द अल्टीमेट मैसेज ऑफ टू वर्जिन्स इज, जो what Kamala Markande wanted to give message to the society in two virgins, you have to answer for that question। और यहाँ पे दिया है कि एक सेंटेंस में अगर हम मैसेज देना चाहें या अल्टीमेट मैसेज क्या है टू वर्जिन्स का, व्हाट इज दैट? ऑप्शन ए, फ्रीडम विदाउट विजडम डिस्ट्रॉय इनोसेंस। ठीक है, बिना बुद्धि के अगर आपको फ्रीडम दी जाती है तो आपकी क्या होता है, इनोसेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपका जो एक नाजुकपन है, आपकी एक जो सरलता है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एक अल्टीमेट मैसेज है ऑफ टू वर्जिन्स नॉवेल का। 93 को देखते हैं। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय। दिस इज द क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये टाइटल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं इजी की कैटेगरी में रखती हूँ। बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एलडी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस आप कर रहे हो। बट देखिए, क्वेश्चंस आपको हर तरीके से मिलेंगे। समटाइम्स आपका ईयर पूछ लेता है किसी भी वर्क का, आपको वो इजी लगेगा बट वो दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से कुछ ऐसा नहीं पूछ लेगा आपका, अगर वो स्पेसिफिकली आपका वर्क यहाँ पे मेंशन्ड है कि यू हैव टू गिव द आंसर फ्रॉम दिस राइटर्स दिस वर्क, तो वो आप ये चीज समझ लो कि उस राइटर किसी वर्क से ही क्वेश्चन वो आएगा। समटाइम्स आपका राइटर पूछ सकता है एक दो क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी वर्क से पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम थिंग्स फॉल अपार्ट पोएम की बात करें कि ये टाइटल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये किस पोएम से लिया गया है, किसकी पोएम से लिया गया है? दैट इज बाय W.B. येट्स। और आप सभी जानते हो सेकंड कमिंग पोएम है ये यहाँ पे। और इसका जो ओपनिंग लाइन थी, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। नंबर 94, टू वर्जन्स कैन बी क्लासिफाइड एज। टू वर्जन्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज अ ऑप्शन बी बिल्डिंग्स रोमन नॉवल, कमिंग ऑफ एज नॉवल है जो यहाँ पे। It traces the moral and emotional growth of two young sisters into maturity। तो देखिए बिल्डिंग्स रोमन, आप बहुत ज्यादा ये मत कंफ्यूज होना कि व्हाट इज दैट थिंग। बिल्डिंग्स रोमन है कि जहाँ पे एक जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू हिज यंगर एज और टू हिज मेच्योरिटी, वो जो लर्न करता है अपनी स्ट्रगल से, अपने जो उसके सफरिंग्स होती हैं उससे जो लर्न करता है, दैट इज द बिल्डिंग्स रोमन। ओके, तो यहाँ पे आप डेविड कॉपरफील्ड की बात कर रहे हो, हेनरी फील्डिंग की, अगर हम जोसेफ एंड्रयूज की भी बात करते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे भी जो ये है टू वर्जिन्स, ये भी उसी कैटेगरी में काउंट होता है। 95. Which European country colonized Nigeria during the period depicted in the novel? In the novel किसकी बात हो रही है यहाँ पे? Things Fall Apart की बात हो रही है। Things Fall Apart। तो इस नॉवेल में जो कोलोनाइज्ड नाइजीरिया है, हु वाज द कोलोनाइजर, आपको इसका आंसर देना है इस पे। तो कोलोनाइजर्स वर ऑप्शन बी ब्रिटेन। British Empire colonized Nigeria, introducing Christianity and Western law। कि हम वेस्टर्न लॉ, वेस्टर्न जो एक प्रोमोटिंग स्किल्स है या एक जो मॉडर्निटी है उसको प्रमोट करेंगे और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। बट ऑन अदर हैंड दे हैड occupied, they had interfered the political, economic and matters of the other countries where they had colonized। तो British Empire colonized Nigeria। Okay। 96. In feminist literary criticism, Lalita often represents। feminist literary criticism में अगर हम बात करते हैं तो ललिता का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? ऑप्शन बी द फॉलन वुमेन नैरेटिव इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे जो मेंस होते हैं या फादर जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं और वही डिसीजंस को लेते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं घर में उन पे उनका ही अधिकार होता है। तो यहाँ पे ये जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ललिता रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग वुमेन नैरेटिव इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो इन सब चीजों के अगेंस्ट जाकर के अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना चाहती है। नंबर 97, द लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू द राइटर्स अफेक्टेड बाय, they were affected by the World War First। Hemingway, Fitzgerald, Stein depicted disillusionment after World War First। तो ये किससे थे अफेक्टेड थे? लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स, दे वर अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसी से रिलेटेड इन्होंने अपने वर्क्स को लिखे हुए हैं। 98. What is the narrative tone in the ending of Two Virgins? Two Virgins में narrative tone क्या है एंड में? That is tragic but redemptive। Though Lalita falls, Saroja's compassion restore moral balance। Number 99. Objective correlative is a device associated with, we have the answer, that is option B। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। टी.एस. एलियट से रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। Eliot defined it as a set of objects, situations that evoke emotion indirectly, a key modernist tool। This is the key modernist tool, objective correlative, and this device is associated with T.S. Eliot। 100. In Sir Rogers at Home, the behavior of Sir Rogers' servant suggests। ऑप्शन बी जेन्युइन अफेक्शन, जैसा हमने बात करी थी, डीपली जो थे वो लॉयल थे। सर रोजर के जो सर रोजर एट होम, दिस इज ऑल्सो एन एसे बाय एडिशन। तो सर रोजर के जो सर्वेंट्स थे वो क्या थे? जेन्युइन अफेक्शन, उनका जो बिहेवियर क्या था वो जेन्युइन अफेक्शन था। नंबर 101 क्वेश्चन देखते हैं। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट द स्पेक्टेटर्स क्लब से जो बिलोंग करते हैं, स्पोक पर्सन फॉर,
he was the spokesperson for the trade and commerce. तो अलग अलग जो एक जेंट्री है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है सोसाइटी के, उनसे बिलोंग करते हुए जो जेंटलमैन्स थे, इंटेलेक्चुअल पीपल्स थे, विटी पर्सन्स थे, या बात कर लो एजुकेटेड पर्सन थे, वो स्पेक्टेटर क्लब में शामिल थे. And Andrew Freeport was one of them, and he belongs to trade and commerce. Number 102. The spectator club belongs to which form? This is a option B को करेंगे क्योंकि you will see there are the characters and the character sketch what is their behavior, what they follow, what they think, what is their idea, and what is their mentality. That is all discussed in spectator club, and the members belong, that is you can say this essay belongs to as a character sketch essay. Okay. 103. Will Honeycombs, the Spectators Club interest in fashion is used by Steele to ऑप्शन सी सैटराइज लंदन आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल. तो हर तरीके की, देखिए अभी ट्रेड से हमने बात करी, नाउ विल हनी जो फिर रिपोर्ट थे, एंड विल हनीकॉम्ब यू विल सी ही बिलोंग्स टू द फैशन industry, or you can say he was the follower of fashion and he talk about fashion and all these things, modernity in London. तो वो क्या कर रहा है कि ये कैरेक्टर क्यों लिया है और स्टील जो थे उन्होंने क्यों इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इसलिए कि वो सटाराइज जो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है लंदन की उसको सटाराइज करने के लिए. 104. To whom does the narrator Lamb's dream children tell his stories in opening scenes? जो नरेटर है ड्रीम चिल्ड्रन का, टू हुम ही टेल्स हिज स्टोरी इन द ओपनिंग सीन. तो यहाँ पे आपको बताने हैं टू हिज ड्रीम चिल्ड्रन जो है, ही इमेजिन्स टेलिंग एंसेस्ट्रल टेल्स टू द चिल्ड्रन गैदर्ड एट हिज नी. 105. The essay Lucas tight corner is set in. Lucas का जो टाइट कॉर्नर है that is set in, option C is the answer, an auction house. 106. The Spectator Club is written by, this is written by Joseph Richard Steele, and यहाँ पे जो बात करेंगे, though Edison wrote many Spectator essays, this particular sketch introducing club members is by Richard Steele, Spectator number 2. तो स्पेक्टेटर क्लब में जिसमें जो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो कैरेक्टर स्केच हुआ है लोगों का जो बिलोंग करते हैं मेंबर्स जो हैं, उसको जो लिखा है वो रिचर्ड स्टील ने लिखा है. लेकिन स्पेक्टेटर जो एसे है उसमें से कई से एसे, जैसे आपने अभी देखा सर रोजर एट होम, ये एसे जो है ये जोसेफ एडिशन ने लिखा हुआ है. ठीक है. 107. ओकोनको's विलेज इज कॉल्ड. ओकोनको का जो विलेज है थिंग्स फॉल अपार्ट में, उसको क्या बोला जाता है, उसको किस नाउन से जाना जाता है? आंसर आपको देना है, एंड द आंसर इज Umuofia. Option B is the answer. Umuofia is one of the 9 Igbo villages forming the setting of most event. तो जो things fall apart में जो maximum जो events होते हैं वो इसी village में होते हैं. That is Umuofia. Number 108. The narrator Lucas the tight corner see what type of people in the auction. They were rich collectors. लूकस जो होता है, जो नरेटर होता है, वो क्या देखता है, जो ऑक्शन जो हो रहा होता है वहां पे कौन कौन से लोग होते हैं, वो बस एक क्यूरियोसिटी के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियोसिटी ही एंटर्ड दैट ऑक्शन रूम एंड ही वाज सपोज टू बी अ बिलियनियर. और वहां पे वो क्या देखता है कि देयर आर रिच कलेक्टर्स इन दैट रूम. 109. तो एक तरीके का आप कर लो कि यहाँ पे एक ह्यूमरस जो ये वर्क है, दैट इज अ ह्यूमरिस्टिक वर्क. What is Sir Roger's relationship with his servants? That is option C, paternal affection. ठीक है. Like family, उसके servants क्या थे, उसकी family के, with benevolence and warmth reflecting patriarchal rural values. 110. The narrator's behavior can be best be described as Lucas the tight corner, that is nervous and awkward. क्योंकि वो वहां पे घुस जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है, वो वहां पे ऐसे पहुंचता है और उसमें उसकी सिचुएशन क्या होती है कि जब उसको ऑक्शन में पार्टिसिपेशन करना पड़ता है तो उसका जो सिचुएशन जो होती है नरेटर का, दैट इज नर्वस एंड ऑकवर्ड. 111. A key theme in the essay is, that is the option B, artificial and
नेचुरल मैनर्स। एडिसन कंट्रास्ट नेचुरल गुडनेस एंड आर्टिफिशियल। यहाँ पे हम बात करें सर रोजर एट होम की बात कर रहे हैं। इस ऐसे के बारे में बात हो रहा है। 112 द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे इज। ल्यूकस टाइट कॉर्नर का सेंट्रल आइडिया क्या है आपको बताना है। ऑप्शन सी होगा क्योंकि वो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो ऑप्शन सी को ही हम यहाँ पे टिक करेंगे। ह्यूमंस ऑफन सफर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। 113 व्हाट डज विल विम्बल ब्रिंग सर फॉर सर रोजर। सर रोजर के लिए विल विम्बल क्या लेके आते हैं? दैट इज a handmade fishing rod. Will gives Sir Roger a fine fishing rod he made. Who is Will Wimble? आपको इसका आंसर देना है। That is option B, a poor but aristocratic gentleman. Number 115. The essay belongs to which grouping of lambs? The lamb stream children. तो ये जो ऐसे है लैम का ड्रीम चिल्ड्रन, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? दैट इज इलियास एसे एंड पर्सनल एसेज। चार्ल्स लैम के पर्सनल एसेज हैं और इनको हम एसेज ऑफ इलिया जो बोलते हैं वो है, उसमें बिलोंग करते हैं। 116 द स्पेक्टेटर्स रोल इन दीज एसे इज। इन दीज एसेज इज दैट इज ऑप्शन साइलेंट ऑब्जर्वर। नंबर 17 117 विच सोशल इशू इज सेंट्रल इन विल विम्बल। कौन सा सोशल इशू जो है विल विम्बल में वो सेंट्रल इशू है, सोशल इशू है? दैट इज दी ऑप्शन सी प्राइमोजेनिचर, इनहेरिटेंस बाय फर्स्ट बॉर्न। यहाँ पे दिस ऐसे कमेंट्स ऑन प्राइमोजेनिचर वेयर यंगर सन लैक स्टेटस एंड इनकम। तो विल विम्बल जो है उसका सोशल जो इश्यू के बारे में बात हुई, दैट इज दिस द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्पेक्टेटर क्लब इज टू इंट्रोड्यूस the characters of the spectator papers. Steele uses this essay to introduce the key members who will appear throughout the spectator periodical. तो स्पेक्टेटर क्लब का जो मेन लिखने का स्टील का जो मतलब था कि हर कैरेक्टर के बारे में जो एक उन्होंने स्केच दिया हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि दैट यू विल सी these characters in the spectator periodicals. Number 119 Addison tone in Will Wimble is, that is option B, sympathetic humor. ये भी एडिसन ने लिखा है तो ये बिलोंग करता है स्पेक्टेटर जो ऐसे है उससे बिलोंग करता है। 120 द स्पेक्टेटर हिमसेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज। स्पेक्टेटर क्लब में स्पेक्टेटर जो होता है वो डिस्क्राइब क्या करता है? ऑप्शन बी साइलेंट एंड ऑब्जर्वेंट। 121 हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब? दैट इज ऑप्शन डी सर रोजर डी कवर्ले। ये सेंट्रल फिगर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। 122 what stylistic quality of addition is seen strongly in both essays? both essays का मतलब होता है सर रोजर डी कवर्ले, सर रोजर एट होम एंड विल विम्बल की बात हो रही है। सर रोजर एट होम क्योंकि ये दोनों ऐसे जो हैं वो एडिशन ने लिखे हैं, एट होम एंड विल विम्बल, ये दोनों ऐसे किसने लिखे हैं? एडिशन ने। ओके तो what stylistic quality of Addison is seen through the both essays? That is option B, lucid prose with gentle humor. Clarity, smoothness के साथ में और mild humor के साथ में ये essays जो हैं उन्होंने ये works लिखे हुए हैं। 123 what overarching purpose do both essays serve in the Spectator? फिर से इन दोनों essays की बात हो रही है। That is option C, moral instruction through humor. Instruct by delight. Additions aim to instruct by delighting, using humor and character sketches to teach moral lessons. 124 we have the question. Sir Wimble is introduced by addition. Option C. Option A is the correct answer. 125 which of the following themes is common in both essays? फिर से उन्हीं दोनों essay के बारे में बात हो रही है तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, moral goodness and in simple characters. 126 in both essays Addison promotes what he promotes? He promotes ethical living through simple habits. 127 together these essays represent an idealized vision of rural moral society. Number 128 Captain Sentry, the Spectator Club represents
ऑप्शन ए मिलिट्री ब्रेवरी एंड ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं. कैप्टन सेंट्री इज एन एक्स सोल्जर known for honor, courage, and modesty. 129. Who represents the rising commercial class of London in the Spectator Club? That is option B, Sir Andrew Freeport. क्योंकि कॉमर्शियल की बात हो रही है तो ट्रेड से ये बिलोंग करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स से. तो सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज अ वेल्दी मर्चेंट symbolizing early capitalism and the big commercial spirit. 130. What is the characteristic of Will Honeycomb's The Spectator Club? That is option C, a man of fashion and gallantry. 131. A central theme of the essay is, that is option B, the transience of human hopes and poignancy, what might have been. 132. Which member symbolizes moderation in religion? In the Spectator Club की बात हो रही है. Option C, the clergyman. Clergyman is a model of balanced spirituality, avoiding streams of fanaticism or indifferences. 133. The Spectator Club is meant to represent, that is option B, various professions and social types. जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टील का जो पर्पस था स्पेक्टेटर क्लब क्रिएट करने का या एक कैरेक्टर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का, उनका एक स्केच देने का, कि वो डिफरेंट जो क्लास है सोसाइटी का या प्रोफेशन है उसको एक जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको एक जगह पे कोलैब कर रहे थे कि आपको इंग्लिश सोसाइटी में किस तरीके से डिफरेंट क्लास जो पीपल है उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, या उनकी जो आइडियलिज्म की बात हो रही है, व्हाट दे थिंक, उसके बारे में आप समझ सको. 134. Which character serves as the comic representative of rural aristocratic in the Spectator Club? That is option A, Sir Roger de Coverley. यहाँ पे बात हो रही है जो रूरल एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते हैं, that is Sir Roger. 135. The narrator's main problem is that he is in Lucas' tight corner. जो नरेटर जो है उसका मेन प्रॉब्लम क्या है इस वर्क में, दैट इज ऑप्शन बी, फोर्स टू बाय एन एक्सपेंसिव पिक्चर. ठीक है, क्योंकि उसको लोग क्या समझते हैं, ही इज अ बिलियनियर बिकॉज ही इज इन द ऑक्शन रूम एंड इफ यू आर इन ऑक्शन रूम दैट यू मस्ट बी अ बिलियनियर और रिच पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर हियर. एंड इसी तरीके से वो उसकी प्रॉब्लम जो होती है यही कि उसको फोर्स किया जाता है कि आप एक्सपेंसिव प्राइस पिक्चर खरीदो. उस लोग उसको समझते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी कि लोग उसको समझते हैं कि आप रिच हो गए, बिलियनियर हो गए, तभी आप यहाँ पे हो. तो ही वाज फोर्स्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव पिक्चर. 136. Which member is unmarried and somewhat inexperienced in women's company in the Spectator Club? That is option D, Sir Rosa. 137. What phrase do the children speak near the end that breaks the reverie? Lamb's dream children. Option B. We are not of Alice nor of thee. We are only dreams. 138. The humor in the essay, The Spectator Club, is best described as, that is as gentle and civilized. Option C. Gentle मतलब बहुत सॉफ्ट और एक सिविलाइज्ड ह्यूमर के बारे में ह्यूमर रिप्रेजेंट करा हुआ है स्पेक्टेटर क्लब में. तो बहुत ही माइल्ड, रिफाइंड और एलिगेंट वे में ये स्टील ने ह्यूमर को रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने स्पेक्टेटर क्लब में. 139. This is Lamb's Dream Children. Register style is best called. They are lyrical, conversational prose with touches of irony. 140. Which tone best describes the opening paragraphs, The Lamb's Dream Children? Answer is option B, warm, anecdotal and almost playful. तो ये जो है ओपनिंग जो पैराग्राफ्स हैं, जो उसका टोन जो है लैम्ब की ड्रीम चिल्ड्रन का है, बहुत ही वार्म और इंटीमेट और स्टोरी लाइक टोन है, विच चार्ल्स लैम्ब हैज रिटन इन ड्रीम चिल्ड्रन आर वेरी. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे 140. आगे कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड. हमारा जो प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा, वी विल be with that video here on this channel, English Zone, and don't forget to watch out the first part of the practice set of UPLD grade English literature. I hope you enjoyed this class and some important and
informative questions you must have got from this class, and please stay with this channel, and thanks for watching this.